बावर्ची खाने के धुंधले माहौल में एक अंधा बल्ब कब्र पर जलने वाले चिराग की तरह अपनी सुर्खी फैला रहा था। धुएं से भरी हुई दीवारें दानवों की तरह दिखाई पड़ती थी। बिजली के चूल्हे पर रखी हुई केतली का पानी पता नहीं किस चीज पर खामोश हंसी हंस रहा था। दूर कोने में नल के पास एक छोटी उम्र का लड़का बैठा बर्तन साफ कर रहा था। यह इंस्पेक्टर साहब का नौकर था। बर्तन साफ करते हुए यह लड़का कुछ गुनगुना रहा था। उसकी ज़बान में बगैर किसी कोशिश के यह शब्द निकल रहे थे, जी आया साहब, जी आया साहब, बस अभी साफ हुए जाते हैं साहब। अभी बर्तनों को राख से साफ करने के बाद उन्हें पानी से धोकर करीने से रखना भी था और यह काम जल्दी से ना हो सकता था। लड़के की आंखें नींद से बंद हुई जा रही थीं। सिर भारी हो रहा था, मगर अभी तो बहुत काम पड़ा था। बिजली का चूल्हा बदस्तूर एक शोर के साथ में नीले शोले की आग उगा रहा था। केतली का पानी उसी अंदाज में खिलखिलाकर हंस रहा था। अचानक लड़के के नींद के हमले को महसूस करते हुए अपने शरीर को एक झटका दिया और जी आया साहब गुनगुनाता हुआ फिर काम में मशगूल हो गया। कासिम, कासिम, जी आया साहब। लड़का भागता हुआ अपने मालिक के पास गया। इंस्पेक्टर साहब ने कम्बल से मुंह निकाला और लड़के पर नाराज होते हुए कहा, बेवकूफ के बच्चे, आज फिर यहाँ सुराही और गिलास रखना भूल गया। अभी लाया साहब। कमरे में सुराही और गिलास रखने के बाद वह अभी बर्तन साफ करने के लिए बैठा ही था कि फिर उस कमरे से आवाज आई, कासिम, कासिम, जी आया साहब। कासिम भागता हुआ अपने मालिक के पास गया। बसई का पानी किस कदर खराब है, जाओ पारसी के होटल से सोडा लेकर आओ, भागते हुए जाओ, सख्त प्यास लग रही है। बहुत अच्छा साहब। कासिम भागता हुआ गया और घर के लगभग आधे मील दूर पारसी के होटल से सोडे की बोतल ले आया और अपने मालिक को गिलास में डालकर दिया। अब तुम जाओ। मगर इस समय तक क्या कर रहे हो? बर्तन साफ नहीं हुए क्या? अभी साफ हो जाते हैं साहब। और हाँ, बर्तन साफ करने के बाद मेरे जूते पॉलिश कर देना, मगर देखना चमड़े पर कोई खराश ना आए, वरना। कासिम को वरना के बाद का वाक्य बखूबी मालूम था। बहुत अच्छा साहब कहते हुए वो रसोई में वापस चला गया और बर्तन साफ करने लगा। अब नींद उसकी आंखों में सिमटी चली जा रही थी, पलकें आपस में मिली जा रही थी। सिर भारी हो रहा था, यह सोचते हुए कि साहब के बूट भी अभी पॉलिश करने हैं। कासिम ने अपने सिर को जोर से झटका दिया और वहीं राग अलापना शुरू कर दिया, जी आया साहब, जी आया साहब, बूट अभी हो जाते हैं साहब। मगर नींद का तूफान हजार बांध बांधने पर भी न रुका। तभी एक अजीब ख्याल उसके दिमाग में आया, भाड़ में जाए बर्तन और चूल्हे में जाए बूट, क्यों न थोड़ी देर इसी जगह पर सो जाऊं और फिर आराम के बाद बाकी काम करूं। कासिम ने इस विचार को गलत मानते हुए बर्तन पर जल्दी जल्दी राख मलनी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद जब नींद फिर आने लगी तब मुंह पर पानी के छींटे मार मार कर बड़ी मुश्किल से उसने सब बर्तनों को आखिरकार साफ कर ही दिया। यह काम करने के बाद उसने इत्मीनान की सांस ली। अब वह आराम से सो सकता था। रसोई की रोशनी बंद करने के बाद कासिम ने बाहर बरामदे में अपना बिस्तर बिछाया और लेट गया। इसके पहले कि नींद आए उसे अपने आरामदेह बाहों में थाम पाती उसके कान बूट बूट आवाज से गूंज उठे। बहुत अच्छा साहब, अभी पॉलिश करता हूँ। बड़बड़ाता हुआ कासिम बिस्तर से उठा, जैसे उसके मालिक ने अभी अभी बूट पॉलिश करने का हुक्म दिया हो। अभी कासिम बूट का एक पैर भी अच्छी तरह पॉलिश ना कर पाया था कि नींद ने उसे अपने वश में करके उसे वहीं सुला दिया। सुबह जब इंस्पेक्टर साहब ने अपने नौकर को बाहर बरामदे में बूटों के साथ सोए हुए देखा तो उसे ठोकर मारकर जगाते हुए कहा, यह शराबियों की तरह यहाँ बेहोश पड़ा है और मेरा ख्याल था कि इसने बूट साफ कर दिए होंगे। कासिम, उठ। जी आया साहब। कासिम ने मुंह से इतना ही निकाला था कि उसने अपने हाथ में बूट साफ करने का ब्रश देखा। तुरंत इस मामले को समझते हुए उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मैं सो गया था साहब, मगर बूट अभी पॉलिश हुए जाते हैं साहब। यह कहते हुए उसने जल्दी जल्दी बूट को ब्रश से रगड़ना शुरू कर दिया। बूट पॉलिश करने के बाद उसने अपना बिस्तर तय किया और उसे ऊपर के कमरे में रखने चला गया। कासिम, जी आया साहब।
कासिम भागते हुए नीचे आया और अपने आका के पास खड़ा हो गया। देखो, आज हमारे यहाँ मेहमान आएंगे, इसलिए बावर्ची खाने के तमाम बर्तन अच्छी तरह साफ रखना। फर्श भी धुला हुआ होना चाहिए। इसके अलावा तुम्हें बैठक की तस्वीरों, मेजों और कुर्सियों को भी साफ करना होगा, समझे? मगर ख्याल रहे, मेरी मेज पर एक तेज धार वाला चाकू पड़ा हुआ है, उसे मत छूना। मैं अब दफ्तर जा रहा हूँ, मगर यह काम 2 घंटे से पहले हो जाना चाहिए। बहुत अच्छा साहब। इंस्पेक्टर साहब दफ्तर चले गए। कासिम रसोई साफ करने में मशगूल हो गया। 1.5 घंटे की मेहनत के बाद उसने रसोई का सब काम खत्म किया। हाथ पांव साफ करने के बाद झाड़ू लेकर बैठक में चला गया। थोड़ी देर बाद उसकी आंखों के सामने एक और मंजर नाचने लगा। सामने छोटे छोटे लड़के आपस में खेल खेल रहे थे। अचानक आंधी चलनी शुरू हुई, जिसके साथ ही एक क्रूर और भयानक राक्षस प्रकट हुआ, जो उन सब लड़कों को निगल गया। कासिम को लगा कि उस राक्षस की शक्ल सूरत उसके आका सी है, बस कद काठी के लिहाज से वह उससे कहीं बड़ा था। अब वह राक्षस और जोर जोर से हुंकारने लगा। कासिम सिर से पैर तक कांप गया। अभी तमाम कमरा साफ करना था और वक्त बहुत कम रह गया था, इसलिए कासिम ने जल्दी जल्दी कुर्सियों पर झाड़ू मारना शुरू किया। जब वह कुर्सियों का काम निपटा कर मेज साफ करने जा रहा था, उसे एकाएक ख्याल आया, आज मेहमान आ रहे हैं, खुदा जाने कितने बर्तन साफ करने पड़ेंगे, और यह नींद कमबख्त कितना सता रही है, मुझसे तो कुछ भी ना हो सकेगा। यह सोचते समय वह मेज पर रखी हुई चीजों को पोंछ रहा था। अचानक उसे कलमदान में एक खुला हुआ चाकू नजर आया, वही चाकू जिसके बारे में उसके आका ने कहा था कि वह बहुत तेज है। चाकू देखते ही उसके मुंह से अपने आप निकला, चाकू तेज धार वाला चाकू, यही तुम्हारी मुसीबत को खत्म कर सकता है। कुछ और सोचे बिना कासिम यह तेज धार वाला चाकू उठाकर अपनी उंगलियों पर फेर लिया। अब यह शाम को बर्तन साफ करने की जहमत से दूर था, बहुत दूर था, और नींद, प्यारी प्यारी नींद अब उसे आसानी से नसीब हो सकती। उंगलियों से खून की सुर्ख धार बह रही थी। वह भागता हुआ अपने आका की बीवी के पास गया। वो जनान खाने में बैठी थी। कासिम अपनी जख्मी उंगली दिखाकर कहने लगा, देखिए बीवी जी। अरे कासिम, यह तूने क्या किया? कमबख्त, साहब की चाकू को छेड़ा होगा तूने। बीवी जी, बस मैं साफ कर रहा था और उसने काट खाया। कासिम हंस पड़ा। कमबख्त लड़का अब हंसता है, इधर आ, मैं इस पर कपड़ा बांध दूं। मगर अब बता तो सही, आज बर्तन तेरा बाप धोएगा? कासिम अपनी जीत पर हल्की हल्की मुस्कुरा रहा था। अब उस नमक हराम बावर्ची को बर्तन साफ करने होंगे। क्यों मियाँ मिट्ठू? कासिम ने खुश होकर खिड़की से लटके हुए तोते से पूछा। शाम को मेहमान आए और चले गए। रसोई में साफ करने वाले बर्तनों का ढेर लग गया। इंस्पेक्टर साहब कासिम की जख्मी उंगली देखकर बहुत बरसे और जी खोल कर गालियाँ दी, मगर उसे मजबूर ना कर सके, शायद इसलिए कि एक बार उनकी उंगलियों में कलम तराशने वाली चाकू की नोक चुभ गई थी। बहुत दर्द महसूस हुआ था। आका की नाराजगी आने वाली खुशी ने भुला दिया और कासिम कूदता फांदता अपने बिस्तर में जा लेटा। 3-4 दिन तक वह बर्तन साफ करने से बचा रहा, मगर उसकी उंगली का जख्म भर आया और अब फिर वही मुसीबत आ खड़ी हुई। कासिम, साहब की जुराबे और कमीज धो डालें। बहुत अच्छा बीवी जी। कासिम, इस कमरे का फर्श कितना बदनुमा हो रहा है, पानी लाकर अभी साफ करो, देखना कोई दाग धब्बा बाकी ना रहे। बहुत अच्छा साहब। कासिम, शीशे के गिलास कितने चिकने हो रहे हैं, इन्हें नमक से साफ करो। जी अच्छा साहब। कासिम, तोते का पिंजरा कितना गंदा हो रहा है, इसे साफ क्यों नहीं करते? अभी करता हूँ बीवी जी। कासिम, अभी सफाई वाला आने वाला है, तुम पानी डालते जाना, वह सीढ़ियाँ धो डालेगा। बहुत अच्छा साहब। कासिम, जरा भाग कर दही तो ले आना। अभी गया बीवी जी। 5-6 दिन इसी तरह के आदेश सुनने में बीत गए। कासिम काम की अधिकता और आराम की कमी से तंग आ गया। हर रोज उसे आधी रात तक काम करना पड़ता और फिर सुबह सवेरे 4 बजे के करीब चाय तैयार करनी पड़ती। यह काम कासिम की उम्र के लड़के के लिए बहुत ज़्यादा था। एक दिन इंस्पेक्टर साहब की मेज साफ हुई। उसके हाथ खुद ब खुद चाकू की तरफ बढ़े और एक लम्हे के बाद उसकी उंगली से खून बह रहा था। इंस्पेक्टर साहब और उनकी बीवी कासिम की यह हरकत देखकर बहुत नाराज हुए। सजा के तौर पर उसे शाम का खाना ना दिया गया, मगर वह अपनी खोजी हुई तरकीब की खुशी में मग्न था। एक वक्त रोटी ना मिली, उंगली में मामूली सा जख्म आ गया, मगर बर्तनों के अंबार से छुट्टी मिल गई। ये सौदा कुछ बुरा ना था। कुछ दिनों बाद
उसकी उंगली का जख्म ठीक हो गया। अब फिर काम की वही मार शुरू हो गई। 15-20 दिन गधों की सी मेहनत में गुजरे। एक अरसे में कासिम ने बार बार इरादा किया कि चाकू से फिर अपनी उंगली जख्मी कर लें, पर अब मेज से वह चाकू उठा लिया गया था। रसोई वाली छुरी कुंद थी। एक दिन बावर्ची बीमार पड़ गया। अब कासिम को हर वक्त रसोई में मौजूद रहना पड़ता। कभी मिर्च पीसता, कभी आटा गूंदता, कभी कोयलों को हवा देता। सुबह से लेकर रात तक उसके कानों में कासिम यह कर कासिम वह कर की पुकार गूंजती रहती। बावर्ची 2 रोज तक न आया। कासिम की नन्ही जान और हिम्मत जवाब दे गई, मगर काम के सिवा चारा ही क्या था। एक दिन उसके आका ने उसे अलमारी साफ करने को कहा, जिसमें दवाइयों की शीशी और विभिन्न प्रकार की चीजें रखी थी। अलमारी साफ करते समय उसे दाढ़ी बनाने वाली एक ब्लेड नजर आई। ब्लेड को पकड़ते ही उसने उसे अपनी उंगली पर फेर लिया। धार भी बहुत तेज उंगली में दूर तक उतर गई, जिससे बहुत बड़ा जख्म बन गया। बीवी जी, मेरी उंगली में साहब का उस तरह चल गया। इंस्पेक्टर साहब की बीवी ने कासिम की उंगली को तीसरी बार जख्मी देखा तो फौरन मामले को समझ गई। चुपचाप उठी और कपड़ा निकालकर उसकी उंगली पर बांध दिया और कहा, कासिम, अब तुम हमारे घर में नहीं रह सकते। क्यों बीवी जी? यह साहब से पूछना। साहब का नाम सुनते ही कासिम का रंग और भी सफेद हो गया। 4 बजे के करीब इंस्पेक्टर साहब दफ्तर से घर आए। कासिम की नई हरकत सुनकर उसे फौरन अपने पास बुलाया। क्यों मियाँ, यह उंगली को हर रोज जख्मी करने का क्या मतलब है? कासिम खामोश खड़ा रहा। तुम नौकर यह समझते हो कि हम लोग अंधे हैं? हमें बार बार धोखा दिया जा सकता है। अपना बोरिया बिस्तर बांधकर नाक की सीध में यहाँ से भाग जाओ। हमें तुम जैसे नौकरों की कोई ज़रूरत नहीं, समझे? मगर साहब का बच्चा, भाग जा यहाँ से। तेरी बकाया तनख्वाह हिसाब कर लेता जा। अब मैं कुछ और सुनना नहीं चाहता। कासिम रोता हुआ कमरे से बाहर चला गया। तोते की तरफ आस भरी निगाहों से देखा तो तोते ने भी खामोशी में उससे कुछ ना कहा। कासिम अपना बिस्तर लेकर सीढ़ियों से उतर गया। अचानक कुछ ख्याल आया। भागता हुआ अपने आका की बीवी के पास गया और दर्द भरी आवाज में इतना कहा, सलाम बीवी जी, मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। वहाँ से रुखसत हो गया। साहब के पास से जाने का थोड़ा गम था, मगर खुशी ज्यादा थी वहाँ से निकलने की। अब कोई नहीं होगा नींद से जगाने वाला। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे अपना प्यार ऐसी देते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।